चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिसे द घोस्ट के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा आदमी जिसने 20 बिलियन डॉलर का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया और दशकों तक दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों को चकमा देता रहा। ये कहानी है एल मेंचो के पतन की। तारीख थी 22 फरवरी 2026, रविवार की सुबह। सोचिए, दशकों तक परछाइयों में रहने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी आखिरकार घिर चुका था। तो ये सब हुआ कैसे? कमाल की बात यह है कि पूरा खेल सिर्फ 48 घंटों में खत्म हो गया। 20 फरवरी को इंटेलिजेंस को एक छोटा सा सुराग मिला। 21 फरवरी तक एल मेंचो को एक गांव के कंपाउंड में घेर लिया गया था। देखिए, उसने एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी साथी तो निकल गई, पर वो वहीं रुका रहा। बस यही वो मौका था जिसका सालों से इंतजार था। 22 फरवरी की सुबह होते ही स्पेशल फोर्सेस ने धावा बोल दिया। 2 जबरदस्त मुठभेड़ों के बाद एल मेंचो पकड़ा तो गया, लेकिन बुरी तरह जख्मी हालत में, और मेक्सिको सिटी पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। अब जरा सोचिए, ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं थी। इसकी अहमियत इतनी ज्यादा थी कि ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA के एक पूर्व चीफ को कहना पड़ा कि ये ड्रग तस्करी के इतिहास की सबसे अहम कार्रवाइयों में से एक थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एल मेंचो था कौन? ये कैसे हुआ कि एक एवोकाडो किसान का बेटा दुनिया का सबसे खूंखार भगोड़ा बन गया? दुनिया के लिए वो एल मेंचो था, एक भूत जिसके सर पर अमेरिका ने $15 मिलियन का इनाम रखा था। लेकिन हकीकत में वो था नेमेसियो ओसेग्वेरा सर्वांतेस, एवोकाडो किसानों का बेटा जिसकी पढ़ाई सिर्फ 5वीं क्लास तक हुई थी। $1 अरब के साम्राज्य का सरगना बनने से बहुत पहले वो बस एक छोटा मोटा अपराधी था जिसे अमेरिका ने देश से निकाल दिया था। उसकी कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में। एक बेहतर जिंदगी की तलाश में वो अमेरिका तो पहुंच गया, लेकिन उसे रास्ता मिला सिर्फ जुर्म का। उसका अमेरिकन ड्रीम बहुत जल्दी टूट गया। 1986 में चोरी के सामान और भरी हुई बंदूक के साथ पकड़ा गया। फिर 1992 में अंडरकवर अफसरों को हेरोइन बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। 3 साल जेल में काटने के बाद 30 साल की उम्र में उसे वापस मेक्सिको भेज दिया गया, एक नाकामयाब क्रिमिनल की तरह। और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मेक्सिको लौटकर उसने एक ऐसे ड्रग एम्पायर की नींव रखी जिसने देखते ही देखते पूरे देश को अपने घुटनों पर ला दिया। सोचिए, अमेरिका से निकाला गया एक मामूली अपराधी अब मेक्सिको में कितना शातिर गेम खेल रहा था। पहला कदम, सिस्टम को अंदर से समझना। इसके लिए वो पुलिस अफसर बन गया। दूसरा कदम, पावर से कनेक्शन बनाना। उसने एक ताकतवर कार्टेल परिवार में शादी कर ली। तीसरा कदम, धंधे के गुर सीखना। वो एक हिटमैन के तौर पर काम करने लगा। और फिर आया साल 2010, जब उसका पुराना कार्टेल कमजोर पड़ा। उसने मौके पर चौका मारा और बना लिया अपना खुद का संगठन, द CJNG। अब जरा इस कार्टेल की हिम्मत और ताकत का अंदाजा लगाइए। साल 2015 में CJNG ने एक रॉकेट लॉन्चर से मैक्सिकन मिलिट्री के एक हेलीकॉप्टर को ही मार गिराया। मतलब एक ड्रग कार्टेल अब सीधे सीधे देश की सेना को चैलेंज कर रहा था। और इतनी ताकत आती कहां से है? जवाब सीधा है, पैसा, बेहिसाब पैसा। अंदाजा है कि एल मेंचो के इस क्रिमिनल एम्पायर की नेटवर्थ $20 बिलियन से भी ज्यादा थी। देखिए, CJNG की कामयाबी का राज था उसका बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल। ये एक अलग ही तरह का कार्टेल था। ये फोकस कर रहा था सिंथेटिक ड्रग्स पर, जैसे कि मेथ और फेंटोनिल। क्यों? क्योंकि इसमें मुनाफा जबरदस्त था और इन्हें बनाने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। उन्होंने तो चीन से केमिकल मंगाने के लिए मंजानिलो जैसे पूरे के पूरे बंदरगाह पर ही अपना कंट्रोल कर लिया था। लेकिन एक मिनट, क्या एल मेंचो जैसा अपराधी सिर्फ अपनी होशियारी से इतना बड़ा बन सकता है? नहीं, सच तो यह है कि उसे पनपने का मौका मेक्सिको और अमेरिका दोनों देशों के फेल हो चुके सिस्टम ने दिया। इसे समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। मेक्सिको में दशकों तक एक प्लाजा सिस्टम चलता था। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार कार्टेल से रिश्वत लेती थी और बदले में उन्हें थोड़ी बहुत हिंसा के साथ अपना धंधा चलाने देती थी। लेकिन 2000 के बाद जब ये भ्रष्ट सिस्टम टूटा तो सारे नियम खत्म हो गए। एक पावर वैक्यूम बन गया और उस खाली जगह को भरने के लिए एल मेंचो जैसे नए और ज्यादा हिंसक खिलाड़ी मैदान में उतर आए। और सिर्फ मेक्सिको नहीं, अमेरिका की अपनी ही कुछ पॉलिसियों ने इस आग में घी डालने का काम किया। 80 के दशक में खुद CIA ने एक बड़े ड्रग लॉर्ड के फार्म पर बागियों को ट्रेनिंग दी। फिर 1994 में आया नेफ्टा एग्रीमेंट, जिसने बॉर्डर पर ट्रकों की बाढ़ ला दी, जिससे ड्रग स्मगल करना आसान हो गया।
और तो और लाखों किसान बेरोजगार होकर कार्टेल के लिए आसान शिकार बन गए। ऊपर से अमेरिका के ढीले ढाले बंदूक कानून, जिनसे हर साल हजारों बंदूकें मेक्सिको पहुंचती हैं। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, ऑपरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस, जिसमें अमेरिकी एजेंसियों ने जानबूझकर 2000 से ज्यादा हथियार कार्टेल के हाथों में जाने दिए। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये एक चौंकाने वाला सच दिखाते हैं। मेक्सिको में जुर्म में इस्तेमाल होने वाले 70% हथियार अमेरिका से आते हैं। तो सवाल यह है कि ये जहर इतना फैल क्यों रहा है? जवाब एक शब्द में है, पैसा। एक फेंटनिल की गोली बनाने में मुश्किल से 10 सेंट लगते हैं और बाजार में वही गोली 10 से 30 डॉलर में बिकती है। ये हजारों गुना का मुनाफा ही इस पूरे संकट की असली जड़ है। लेकिन इस मुनाफे की एक बहुत बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। सिर्फ 2023 में अमेरिका में लगभग 73,000 लोगों की मौत सिंथेटिक ओपियोइड ओवरडोज से हुई और इसमें से ज्यादातर मौतें फेंटेनिल की वजह से हुईं। तो चलिए वापस आते हैं आज पर। एल मेंचो मर चुका है, तो क्या ये जंग खत्म हो गई है या फिर ये किसी नए और शायद पहले से भी ज्यादा खूनी चैप्टर की बस शुरुआत है? उसकी मौत की खबर फैलते ही CJNG ने पूरे मेक्सिको में जैसे आतंक मचा दिया। उसके नंबर 2 एल ताली ने बदले की कार्रवाई का हुक्म दिया। मेक्सिकन सैनिकों के सर पर इनाम रख दिया गया। 20 अलग अलग राज्यों में आगजनी और दंगे भड़क उठे। 250 से ज्यादा जगहों पर सड़कें जाम कर दी गईं और मेक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर ग्वाडलाहारा एक वीरान शहर में तब्दील हो गया। अब देखिए, एल मेंचो तो चला गया, लेकिन उसका पूरा परिवार भी या तो मर चुका है या जेल में है। बेटा अमेरिका में उम्र कैद काट रहा है, पत्नी और भाई मेक्सिको की जेलों में बंद हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि गद्दी संभालने वाला कोई वारिस नहीं है, और जब ड्रग्स की दुनिया में गद्दी खाली होती है तो उसे भरने के लिए हमेशा एक खूनी जंग छिड़ती है। तो हम फिर से उसी एक सवाल पे आ खड़े होते हैं, क्या ये एक साम्राज्य का अंत है या एक नए और ज्यादा हिंसक युद्ध की शुरुआत? देखिए, इतिहास हमें बार बार एक ही बात सिखाता है, जब भी किसी एक ड्रग लॉर्ड को खत्म किया जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए 2 और खड़े हो जाते हैं। शायद असली समाधान किसी एक आदमी को रास्ते से हटाने में नहीं, बल्कि उन वजहों को खत्म करने में है जो ऐसे लोगों को पैदा ही करती हैं।